विचार। हाँ जी, नमस्कार बेटा जी। कक्षा 9 में पिछले दिन हमने हमारे हिंदी व्याकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत की थी और उस विषय का जो शीर्षक था वो था शब्द विचार। और शब्द विचार में हमने जिन महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी की, जिन महत्वपूर्ण शीर्षकों की, जिन महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी की, उसमें सबसे पहली बात थी हमारी संबंधित भाषा, भाषा एवं भाषा का महत्व। अब इस भाषा के निर्माण के तत्व, इनमें सबसे पहले शब्द तथा पद और भाषा की मूल इकाई थी वर्ण। इन सभी की हमने परिभाषाएं भी जानी थी, परिभाषाओं से भी परिचित हुए। शब्द किस प्रकार से बनते हैं, भाषा की मूल इकाई और स्वतंत्र इकाई कौन से हैं, वो है वर्ण। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से शब्द, शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त किए गए कहलाते पद, और पदों के ही क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह से, सार्थक समूह से मिलने वाली रचना को वाक्य कहते हैं। यही वाक्य जो है वो हमारे भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने विचारों के आदान प्रदान का माध्यम प्राप्त कर चुके हैं, जिसे हम भाषा कहते हैं। अब हिंदी भाषा में ये जो शब्द है ये कहाँ से आए? इन शब्दों की अपनी एक विशेष महत्ता है। ये शब्द जो है वो कहाँ से आए? तो कहीं से तो किसी भाषा में से इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति होना यानी जन्म होना। भाषाओं के शब्दों की जननी भाषा कौन सी है? संस्कृत। और उसी संस्कृत से कई शब्दों की उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, इन शब्दों की बनावट या रचना कैसी की गई? तो हमने आगे जाकर के इस शब्द के क्या किया, वर्गीकरण के आधार जाने, शब्दों के वर्गीकरण के आधार जाने थे। और इन आधारों में सबसे पहला आधार था वो था उत्पत्ति, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर। दूसरा भेद था रचना या बनावट के आधार पर, है ना, रचना या बनावट के आधार पर। और तीसरा भेद था यहाँ पे प्रकार्य के आधार पर। और चौथा भेद था अर्थ के आधार पर, है ना। उत्पत्ति और रचना, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, दूसरा बनावट या रचना के आधार पर, तीसरा प्रकार्य के आधार पर या व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर जिसे कहेंगे, और चौथा अर्थ के आधार पर। हमने इन भेदों का अध्ययन कर लिया। इसमें सबसे पहला आता है तत्सम शब्द, दूसरे आए थे तद्भव शब्द, तीसरे आए देशज शब्द और चौथे आए आगत शब्द। अब मैं आपसे पूछूं बेटा आगत शब्द किसे कहते हैं? तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को अच्छे ढंग से ये सूचित कर दिया था। आगत का अर्थ होता है आए हुए। विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में आए और जिनको हिंदी भाषा के शब्दकोश में शामिल किया गया, उन्हें विदेशज शब्द भी कहते हैं और आगत शब्द से भी पुकारते हैं। अब बात आई रचना या बनावट के आधार पर। इसमें पहले शब्द थे जो थे रूढ़ शब्द, यानी ये वे रूढ़ से ये वे शब्द हैं जो देशी भाषाओं में, स्थानीय स्थान विशेष की भाषाओं में कई लंबे वर्षों से काम में लिए जा रहे हैं। इनको अगर खंडित कर दिया जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन फिर भी ये एक विशेष अर्थ को अभिहित करते हैं, सूचित करते हैं। मान लीजिए मैं कहती हूँ पंखा चल रहा है, पंखा, पंखा, पंग अलग कर दिया, खा अलग कर दिया, दोनों को मिला दिया, अजीब सा वर्ड है जो अलग अलग ऐसे वर्णों के योग से बना है जिनका खंडन कर दिया जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। मेज, में और ज, मेज पर सामान रखा है, तो मेज का क्या अर्थ है? लेकिन जैसे ही जब ये शब्द बोला जाता है, मान लो बोला पंखा, पंखा शब्द बोलते ही तुरंत हमारे सामने वो वस्तु, एक कल्पना में उसका चित्र उभरने लगता है कि पंखा एक वही जो है वस्तु है जिसके माध्यम से बिजली जो है जब उसमें प्रवाहित की जाती है तो वो आसपास की हवा को काट छांट कर हमारे तक हवा पहुंचाता है। मेज यानी वो एक वस्तु है जो लकड़ी या किसी प्लास्टिक के द्वारा निर्मित होती है और जिस पर कुछ ना कुछ सामान रखा जाता है। यानी इस प्रकार ऐसे शब्द जो स्थानीय या देशी भाषाओं में कई लंबे वर्षों से काम में लिए जा रहे हैं, लेकिन काम में लिए जाने के बावजूद भी ये अपना एक विशेष अर्थ रखते हैं
और इसी वजह से इनका हमारी हिंदी भाषा में भी बहुत महत्व है। इनकी महत्ता को हम भुला नहीं सकते। दूसरा है इसका भेद, वो थे यौगिक शब्द। यौगिक वे शब्द होते हैं जो अलग अलग शब्दों के मेल से बनते हैं, ठीक है, और अलग अलग शब्दों के मेल से एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे शब्द रखा गया कि युद्ध, युद्ध यानी लड़ाई, और दूसरा शब्द दिया गया भूमि, भूमि यानी जमीन। अब हम इन दोनों शब्दों को मिला दिया, युद्ध जमा भूमि यानी युद्ध भूमि। तो युद्ध भूमि एक नया शब्द बन गया जिसका अर्थ हमने क्या जाना, युद्ध के लिए जमीन। जहां पर युद्ध लड़ा जाता है उसे बोलते हैं रणभूमि या युद्ध भूमि। तो शब्द तो दो अलग अलग थे, युद्ध यानी लड़ाई और भूमि यानी जमीन, लेकिन इन दोनों शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द बना, और यही नया शब्द कौन सा कहलाता है, यौगिक शब्द। ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द में मैंने जैसे बोला, मैंने लिखा लंबा और दूसरा शब्द लिखा उदर। लंबा यानी बहुत लंबाई में, और उदर यानी पेट। दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन जब मैंने इन दोनों शब्दों को मिलाया तो एक नया शब्द बना जिसका यहाँ पर उच्चारण किया गया लंबोदर। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात कौन, किसको इस नाम से जानते हो आप। मैंने यहाँ पे लिखा एक, जो संख्या में एक ही है, और दंत यानी दांत। दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन जब दोनों शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बना जिसको आप उच्चारित करते हो एक दंत। अब एक दंत भी किसी एक पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति के लिए काम में लिया जाता है, और वो व्यक्ति कौन है, वो विशेष व्यक्ति कौन है यहाँ पर, तो लंबोदर शब्द काम में लिया गया गणेश जी के लिए, और एक दंत भी गणेश जी को ही कहा जाता है ना। यानी वे शब्द जिनका निर्माण ही हुआ तो यौगिक शब्दों की तरह, लेकिन जो अपना कोई अर्थ नहीं रखते बल्कि कोई विशेष अर्थ देते हैं, इसीलिए इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द। यहाँ तक का हमने परिचय कल की कक्षा में प्राप्त किया, और आज मैंने अभी थोड़ी देर के लिए इन सभी का दोहरान किया ताकि हमें पिछली कक्षा का कुछ याद आ जाए। अब बात आती है प्रकार्य या व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर। व्याकरणिक प्रयोग और प्रकार्य के आधार पर इसको दो हिस्सों में बांटा। एक तो कहलाया विकारी शब्द और दूसरा कहलाया अविकारी शब्द। कितने हिस्से किए, व्याकरणिक प्रयोग या प्रकार्य के आधार पर शब्दों को दो हिस्सों में बांटा गया। कौन से, एक तो विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अब देखिए विकारी शब्द कौन से हैं और अविकारी शब्द कौन से हैं। आप लोगों के समक्ष जब इन सारे शब्दों को मैं लिखूंगी तो आप लोगों को इनका भेद अच्छे से समझ आने लगेगा। यहाँ मैंने लिखा व्याकरणिक प्रकार्य या फिर प्रयोग के आधार पर इनको दो हिस्सों में बांटा गया, एक विकारी शब्द और दूसरे अविकारी शब्द। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे लिखा व्यक्ति, मैंने लिखा वह, मैंने लिखा लाल, और मैंने लिखा जाना। व्यक्ति क्या है, शब्द को आप ध्यान से देखो और बताइए कि ये किस रूप में है। यहाँ व्यक्ति लिखा गया तो इसका क्या रूप है कि ये क्या है, एक संज्ञा। वह शब्द क्या है, ये है सर्वनाम। लाल शब्द क्या है, ये है विशेषण। और जाना शब्द क्या है, ये है क्रिया, है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन शब्दों में मैंने चार आधार दिए। कौन से आधार, एक तो लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक, चौथा काल। इन चारों आधारों पर जिनमें परिवर्तन आता है, जिनमें बदलाव आता है, वो तो कहलाते हैं विकारी, और जिनमें परिवर्तन नहीं आता है, जिनमें किसी तरह का बदलाव नहीं आता है, वो कहलाते हैं अविकारी। समझ आ रही होगी आपको ये बात कि व्याकरणिक प्रकार्य और प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसके लिए चार आधार हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन आता है वो कहलाते हैं विकारी, और जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता वो कहलाते हैं अविकारी। जैसे
उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा व्यक्ति, व्यक्ति में वचन बदल दो व्यक्तियों, या लिख दिया मैंने छात्र, छात्र में वचन बदलो छात्रों, छात्र में लिंग बदलो छात्रा, यानी संज्ञा में बदलाव आता है, चाहे उसका जेंडर चेंज करना हो, चाहे नंबर चेंज करना हो, चाहे कारक बदल कर काम में लेने हो, और अगर कर्ता चेंज होएगा तो अपने आप ही वहां काल और कारक अपने आप ही बदलते चले जाएंगे। छात्रों ने कक्षा में शोर मचाया, छात्र अपना काम स्वयं करता है, तो एक तरफ तो वो कर्ता कारक बन गया और कर्ता ने बन गया ना, तो इस तरह से इसमें कारक के आधार पर परिवर्तन लाया जा सकता है। मैंने लिखा वह तो आया एक वचन के रूप में, वह बाजार जाता है। अब वह जो है उसको मैं बहुवचन के रूप में लिखना चाहूंगी तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, वे बाजार, क्रिया अपने आप ही चेंज हो गई, जाते हैं कर्ता के आधार पर। तो जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल के आधार पर कर्ता में या फिर उसकी क्रिया में परिवर्तन आता है वो कहलाते हैं विकारी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लाल मिर्च बड़ी तीखी होती है, तो यहाँ पर लाल मिर्च जो है यहाँ ये विशेषण शब्द है ना। लाल शब्द में दूसरे आप प्रत्यय जोड़ दोगे, लाल प्लस इमा नया शब्द बन जाएगा, क्या बनेगा, लालिमा। परिवर्तन तो आया ना इसमें, है ना, यहाँ परिवर्तन तो आया ही है, इसीलिए इन शब्दों को जिसमें परिवर्तन आता है उसे कहते हैं विकारी। जैसे मैंने लिखा एक शब्द है जा के साथ ना प्रत्यय जोड़ा बन गया जाना, जा के साथ ता प्रत्यय जोड़ा बन गया जाता, है ना। तो इस तरह से काल के आधार पर अब जाना या जाता तो वर्तमान काल में हुआ। अगर हम कहते हैं कि वो जाता है, इसको भूतकाल में बदल दो तो हम क्या लिखेंगे, गया, है ना, जा चुका था या गया था। तो वहां पे काल बदल गया, तो लिंग वचन कारक काल के आधार पर जिनमें चेंजेस आते हैं वो कहलाते हैं विकारी। आई बात समझ में। अब बात आती है अविकारी। अविकारी अ प्लस विकारी, अ यानी नहीं होता, विकार यानी परिवर्तन। इसे आप अव्यय भी कह सकते हो। अव्यय अ यानी नहीं होता, व्यय यानी बदलाव, जिनमें किसी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं आता है वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। अब अविकारी में कौन कौन से शामिल है, ध्यान से ब्लैक बोर्ड की तरफ देखना, जोर जोर से लगातार, निरंतर, के साथ, के पीछे, अथवा, अन्यथा। ठीक है, मैंने लिखा क्योंकि, और, तथा, एवं, या। ठीक है, मैंने लिखा अरे, मैंने लिखा वाह, मैंने लिखा शाबाश, मैंने लिखा छी, या फिर आहा, ये शब्द लिखे। ध्यान देना, बालक जोर जोर से रोने लगा, रोने लगा तो क्रिया है, बालक पुल्लिंग है, बालक में आप लिंग चेंज करोगे बन जाएगा बालिका, जोर जोर से क्रिया बदल जाएगी कर्ता के अनुसार रोने लगी, क्रिया बदली है। क्रिया तो आती है विकारी में, लेकिन शब्द आया जोर जोर से। अब इसमें आप लिंग बदलो, जोर जोर से पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में ई प्रत्यय लगा दिया जोरी जोरी से, नहीं चेंज कर सकते। बहुवचन बना दो जोरों जोरों से, नहीं बना सकते। अगला देखिए लगातार, बालक या विद्यार्थी लगातार परिश्रम करता रहा। अब लगातार में लिंग बदल दिया, स्त्रीलिंग में बना दो लगातार ही प्रयास करता रहा, गलत है। लगातारों प्रयास करता रहा, ये भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल सार्थक है ही नहीं। तो इस प्रकार
जब किसी वाक्य के अंदर जो क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण हैं, उनमें लिंग, वचन, कारक, काल, इन आधारों पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये क्या बने? ये बने अविकारी। और अविकारी में पहला कौन सा शामिल है इसका भेद? उसे हम पुकारेंगे क्रिया विशेषण। यानी वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, लेकिन इन क्रिया विशेषण में लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है। दूसरा देखिए, मैं माताजी के साथ बाजार गया। मैं माताजी के साथ बाजार गया। अब मैं की जगह पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। इस आधार पर क्रिया बदल जाएगी कि मैं माताजी के साथ बाजार गया या मैं माताजी के साथ बाजार गई। लेकिन के साथ जो शब्द है ना, जो कर्ता का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ रहा है, इसमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता है। इन शब्दों को बोलते हैं संबंध बोधक। क्या कहा जाता है? संबंध बोधक शब्द। ठीक है। अगला देखिए, क्योंकि वह बीमार था इसीलिए विद्यालय नहीं आया। क्योंकि वह बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं आई। कर्ता के आधार पर उसकी क्रिया बदल रही है, लेकिन जो शब्द संयोजक बन रहे हैं उन संयोजक शब्दों में लिंग नहीं बदल रहा, वचन नहीं बदल रहा, कारक नहीं बदल रहा, काल नहीं बदल रहा। वो क्योंकि और इसलिए तो एज इट इज ही। जितना परिश्रम करोगे उतनी सफलता मिलेगी। तो जितना परिश्रम वह करेगा उतनी सफलता मिलेगी। जहां वचन बदल रहा है वो कर्ता के आधार पर बदल रहा है, और कर्ता कौन है वहां पे? कोई संज्ञा या सर्वनाम। लेकिन क्योंकि, और, तथा, एवं, या, किंतु, परंतु, इन शब्दों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता। करके देखो, परंतु इसका स्त्रीलिंग में बदल दो, परंती, होता है क्या कोई? लेकिन, लेकिनो, वचन बदल दिया, कुछ चेंज नहीं होता। इन शब्दों को बोलते हैं समुच्चय बोधक। क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। क्या बोला जाता है? समुच्चय बोधक। और अगला देखिए, अरे तुमने संपूर्ण कार्य समाप्त कर दिया। तो यहाँ क्या है? आश्चर्य का भाव है। अरे की जगह बोल दो का आप इसमें वचन चेंज कर दो, और नहीं होता, ये एज इट इज ही रहते हैं। मैंने बोला वाह, आज हमारी इंडिया की टीम ने मैच जीत लिया। अब आप इसका लिंग चेंज कर दो, वाही वाही, हो ही नहीं सकता। वाहो वाहो, नहीं, किसी तरह के लिंग और वचन में इसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। यानी ये वे शब्द हैं जो हमारे भावों को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन इनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कोई बदलाव नहीं आता है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम अविकारी शब्द। और ये शब्द कौन से हैं? विस्मयादि बोधक। ठीक है। तो 4 ही विकारी हैं और 4 ही अविकारी हैं। अविकारी में शामिल है क्रिया विशेषण, दूसरा शामिल है संबंध बोधक, तीसरा शामिल है समुच्चय बोधक, और चौथा शामिल है विस्मयादि बोधक। और विकारी में शामिल है संज्ञा, विकारी में शामिल है सर्वनाम, विकारी में शामिल है विशेषण, और विकारी में शामिल है क्रिया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्याकरणिक प्रकार्य या प्रयोग के आधार पर शब्दों को जो 2 हिस्सों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी, अच्छे से समझ आया होगा। विकारी को विकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें लिंग, वचन, कारक, काल किसी एक के आधार पर भी अगर परिवर्तन आता है ना तो वो विकारी कहलाता है। ठीक है। विकार यानी बदलाव आना, और जबकि अविकारी, जिसे अव्यय भी कहते हैं, उनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता, वो एज इट इज ही रहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं अविकारी। तो आज की कक्षा में ये दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अविकारी और अविकारी में अच्छे ढंग से भेद भी कर पाओगे। दोनों की संख्या जो है एक ही है। इसमें एक शब्द और शामिल किया जाता है जिसे बोलते हैं निपात। अब ये क्या है, इनके विषय में हम कल की कक्षा में जानकारी हासिल करेंगे, और अर्थ के आधार पर शब्दों के कौन कौन से भेद हैं उनके विषय में भी हम विस्तार से जानेंगे। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा। घर में अगर आपके पास हिंदी व्याकरण की कोई पाठ्य पुस्तक है तो उसमें दिए गए इस विषय से संबंधित जो भी डेटा है उसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और आगे के इसी टॉपिक को कल हम विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद आप सभी का।